India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप के इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। 5 जजों की नियुक्ति सिफारिश केंद्र द्वारा वापस करने पर सख्त हुआ न्यायपालिका। कहा, बार बार प्रस्ताव को लौटाना सही रुख नहीं। जाति मतगणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत। कहा, जाति मतगणना की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पटना हाई कोर्ट में सुनी जाएंगी। अधिसूचना रद्द करने की मांग। फिल्म काली पोस्टर विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक लीना मणिकेबलाई के खिलाफ कठोर कदम न उठाने के दिए आदेश। काली को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने पर है विवाद। इसरो साजिश मामले में केरल उच्च न्यायालय ने 5 आरोपी पूर्व पुलिस और आईबी अधिकारियों को दी अग्रिम जमानत। कहा, करे जांच में सहयोग। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जजों की नियुक्ति सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा लौटा देने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। कॉलेजियम ने कहा कि केंद्र का बार बार प्रस्ताव को लौटाना सही रुख नहीं है। कॉलेजियम ने पहली बार जुलाई 2019 में अमितेश बनर्जी और साक्य सेन के नाम की सिफारिश की थी। हालांकि केंद्र ने 2 साल बाद इनके नामों को वापस भेज दिया। इसके बाद कॉलेजियम ने सितंबर 2021 में अमितेश और अक्टूबर 2021 में साक्य की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश को दोहराया था, फिर ये खारिज कर दी गई। इसके अलावा सोमशेखर सुंदरेसन, सौरभ कृपाल, आर जॉन सत्यन के नामों को भी खारिज किया गया। यही विवाद का कारण बना हुआ है। जजों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका फिर आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को हाईकोर्ट के लिए 5 जजों की नियुक्ति की फिर से सिफारिश की है। साथ ही इनके नाम लौटाए जाने की आलोचना भी की। कॉलेजियम ने कहा, सरकार की आपत्तियों पर विधिवत विचार करने के बाद फिर से भेजे गए प्रस्तावों को लौटाना सही रुख नहीं है। कॉलेजियम ने ये टिप्पणी 2 वकीलों अमितेश बनर्जी और साक्य सेन को कलकत्ता हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की कॉलेजियम की सिफारिश लौटाए जाने पर की है। कॉलेजियम ने तीसरी बार इनकी नियुक्ति को शीघ्र मंजूरी देने के लिए कहा है। इसके अलावा सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट, समलैंगिक सौरभ किरपाल को दिल्ली हाईकोर्ट और आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी दोबारा भेजी है। कॉलेजियम ने पहली बार जुलाई 2019 में अमितेश और साक्य के नाम की सिफारिश की थी। हालांकि केंद्र ने 2 साल बाद इनके नामों को वापस भेज दिया। इसके बाद कॉलेजियम ने सितंबर 2021 में अमितेश और अक्टूबर 2021 में साक्य की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश को दोहराया था। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि हमारी सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है और लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के साथ आने से ही देश महान बनेगा। अमितेश साक्य, खुफिया इनपुट में कुछ नया नहीं। केंद्र का तर्क अमितेश व साक्य की फाइलों को फिर खुफिया ब्यूरो के इनपुट के साथ वापस किया था। कॉलेजियम ने कहा, न्याय विभाग की ओर से 25 नवंबर 2022 को लौटाई गई फाइल में खुफिया ब्यूरो की जो इनपुट दिए हैं उनमें कोई नई सामग्री या आधार नहीं है। सोमशेखर सुंदरेसन अभिव्यक्ति के कारण नहीं ठहरा सकते अयोग्य। केंद्र का तर्क, केंद्र ने सोशल मीडिया पर सोमशेखर सुंदरेसन के विचारों की अभिव्यक्ति को आधार बनाकर उनका नाम लौटाया था। कॉलेजियम ने कहा, सोशल मीडिया पर उनके विचारों का इस्तेमाल ये अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है कि वो पक्षपाती विचार वाले हैं। कॉलेजियम ने कहा, न ही ये इंगित करने के लिए कोई सामग्री है किसी राजनीतिक दल के साथ मजबूत वैचारिक झुकाव के साथ उनके संबंध हैं। सौरभ किरपाल,
यौन झुकाव के आधार पर लौटाना उचित नहीं। केंद्र का तर्क, पूर्व सीजेआई जस्टिन बीएन किरपाल के बेटे सौरभ किरपाल के यौन झुकाव और उनके पार्टनर के स्विस नागरिक होने के आधार पर नाम लौटा दिया था। सौरभ किरपाल समलैंगिक है। कॉलेजियम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यौन झुकाव के आधार पर गरिमा और व्यक्तित्व बनाए रखने का अधिकार है। ये मानने का कोई कारण नहीं है कि सौरभ के पार्टनर हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, खासकर तब जबकि उनका मूल देश हमारा मित्र राष्ट्र है। आर जॉन सत्यन, पीएम की आलोचना उचित तर्क नहीं। केंद्र का तर्क, सत्यन का नाम पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना के कारण लौटाया गया। कॉलेजियम ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर खुफिया ब्यूरो की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पीएम की आलोचना जज बनने के लिए अयोग्यता नहीं हो सकती। जाहिर है कि इन जजों की नियुक्ति पर जो रार पैदा हुई है वो न्यायपालिका और सरकार के रिश्ते में और खटास लाएगा। साथ में न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में सरकार की दखल की कोशिश भी और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। बिहार में जाति जनगणना के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इंकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा। मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गवाई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जाति मतगणना पर रोक लगाई गई तो सरकार ये कैसे निर्धारित करेगी कि आरक्षण कैसे दिया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि ये तो पब्लिसिटी स्टेटस लिटिगेशन लगती है, आप अपनी मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। बिहार सरकार को जाति जनगणना मसले पर राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य में जाति जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। बिहार सरकार ने इस साल 7 जनवरी को जाति सर्वे शुरू किया था। इसमें पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के सर्वे में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक परिवार का डाटा डिजिटल रूप से संकलित करने की योजना है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस विक्रम नाथ याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं हुए। जस्टिस गवाई ने कहा, ये एक प्रचार हित याचिका है। अगर ये प्रदान किया जाता है तो राज्य सरकार कैसे निर्धारित करेंगे कि आरक्षण कैसे दिया जाना है। वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने को कहा। खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को वापस लेने के साथ ही खारिज कर दी। दरअसल बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी। 11 जनवरी 2023 को इस मामले को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि जनगणना अधिनियम 1948 की व्यापक योजना के अनुसार केवल केंद्र सरकार के पास नियम बनाने, जनगणना कर्मचारी नियुक्त करने, जनगणना करने के लिए आवश्यक परिसर, मुआवजे का भुगतान, सूचना प्राप्त करने आदि की शक्ति है। याचिका में संविधान की 7वीं अनुसूची का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जनगणना संघ सूची के क्रम संख्या 69 के अंतर्गत आती है और इस प्रकार ये केवल संसद है जो जनगणना के विषय पर कानून बना सकती है और ये केवल केंद्र सरकार है जिसके पास संविधान के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्रकार की जनगणना को अधिसूचित करने की कार्यकारी शक्ति है। ये आगे तर्क देता है कि जनगणना अधिनियम 1948 जाति आधारित जनगणना पर विचार नहीं करता। सरकारी अधिसूचना की इस आधार पर आलोचना की गई कि इसने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया। जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना अवैध और असंवैधानिक है और ये देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने और तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के लिए जाति के आधार पर लोगों के बीच सामाजिक वैमनस्य पैदा करने का प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के देवी काली पोस्टर विवाद के मामले में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाने का आदेश जारी किया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लीना पर केस दर्ज करवाने वाले लोगों को भी नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। देवी काली को सिगरेट पीता दिखाए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में फिल्म मेकर
लीना के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी को होना निर्धारित किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लीना के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। लीना ने सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश में दर्ज किए गए केस को एक साथ कर सभी को खारिज करने की मांग की थी, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को रखा गया, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई थी। आज इस मामले में सुनवाई की गई। डायरेक्टर लीना ने अपनी दलील में कहा कि एक रचनात्मक फिल्म निर्माता के रूप में उनकी कोशिश किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक मौलिक समावेशी देवी की छवि को दिखाना था। उन्होंने आगे कहा कि उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देवी काली के व्यापक विचारों को दर्शाती है। मामले में लीना ने अपने खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज, मध्य प्रदेश के रतलाम, भोपाल और इंदौर, उत्तराखंड के हरिद्वार और दिल्ली की जिला अदालतों में चल रही कार्रवाई को चुनौती दी है। फिल्म मेकर लीना ने कहा कि अपनी फिल्म को पोस्टर ट्वीट करने के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां और सिर कलम करने की धमकियां मिल रही थी। वहीं कुल्लू के खेमचंद को सुप्रीम कोर्ट ने चरस रखने के जुर्म से दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने खेमचंद को तुरंत प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2018 को विचारण अदालत के निर्णय पर मुहर लगाई थी। विचारण अदालत ने खेमचंद को चरस रखने के जुर्म में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसे 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया गया था। हाईकोर्ट के इस निर्णय को खेमचंद ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी। मामले के मुताबिक 20 नवंबर 2014 को पुलिस ने खेमचंद को 2 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा। उसके खिलाफ पुलिस ने थाना भंतूर में मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 20 में प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष ने खेमचंद के खिलाफ विशेष न्यायाधीश कुल्लू की अदालत में अभियोग चलाया था। विचारण अदालत ने अभियोग को स्वीकार करते हुए खेमचंद को चरस रखने के जुर्म में दोषी पाया था। विचारण अदालत के इस निर्णय पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन किया और पाया कि अभियोजन पक्ष का अभियोग सिर्फ जांच अधिकारी के बयान पर ही आधारित था। जांच अधिकारी ने स्वतंत्र गवाह को अभियोग में शामिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जांच अधिकारी के बयान से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि उसने नामित आरोपी की थैली की तलाशी लेने से पहले अपनी निजी तलाशी उसे नहीं दी। अदालत ने यह भी पाया कि परीक्षण के लिए भेजे गए मादक पदार्थ की सील न होने को भी जांच अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जांच अधिकारी का बयान विरोधाभासी है, जिसका लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारियों RB श्रीकुमार, PS जयप्रकाश, S दुर्गादत्त, विजयन और VK मैनी को अग्रिम जमानत दे दी है। इन पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायणन को फंसाने की साजिश रचने का आरोप है। न्यायमूर्ति ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं और याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया। ये दूसरी बार है जब श्री कुमार, दत्त, विजयन और जयप्रकाश की अग्रिम जमानत याचिकाएं केरल उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आ रही हैं। भले ही उच्च न्यायालय ने उन्हें अगस्त 2021 में अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में उस आदेश को तुरंत रद्द कर दिया था और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए याचिकाओं को वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई व्यक्तिगत भूमिका और आरोपों की प्रकृति पर विचार नहीं किया। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा था कि आपराधिक शिकायत दर्ज करने में देरी एक कारक नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शीर्ष अदालत द्वारा 2021 में आदेश दिए जाने के बाद ऐसा किया गया था। हालांकि इसने चारों आरोपियों को 5 सप्ताह की अवधि के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद चारों आरोपियों ने एक बार फिर से अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो आदिवासी क्षेत्रों में अपर्याप्त मेडिकल सुविधाओं के कारण बच्चों की मौत के मामले में पदभार ग्रहण नहीं करते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस SV गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप V मारने की खंडपीठ को राज्य ने सूचित किया उसने राज्य के मेलघाट क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति के अपने पदों पर रिपोर्ट नहीं करने के लिए 52 एक्सपर्ट डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा सरकार को ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो प्रतिनियुक्ति के पद पर शामिल होने में विफल रहते हैं। बच्चों का जीवन कीमती है।
राज्य के अधिकारी पीएचसी में स्वीकृत पदों के अनुसार मेडिकल अधिकारियों के विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्ति पर विचार करेंगे। अदालत 2007 में राज्य के आदिवासी इलाकों में कुपोषण और पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों की मौत की उच्च संख्या से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए एक्सपर्ट डॉक्टरों, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की गई। एक्टिविस्ट बंडू साने के मुताबिक अप्रैल 2022 से अब तक मेलघाट में 6 साल से कम उम्र के 205 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि नंदुरबार जिले में अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक 5 साल से कम उम्र के 207 बच्चों की मौत हो गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने इस मुद्दे को हल करने के लिए राज्य द्वारा की गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्रवाई पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के मुताबिक मेलघाट क्षेत्र के ग्रामीण अस्पतालों में सिर्फ 6 एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिनमें से केवल 1 नियमित हैं और बाकी अन्य संविदा और प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ये बताने के लिए 8 सप्ताह का और समय दे दिया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित रूप से पाए गए शिवलिंग की उम्र का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है या फिर नहीं। जस्टिस जे मुनीर की पीठ ने वाराणसी कोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित किया। वाराणसी कोर्ट ने कथित रूप से ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए हिंदू उपासकों की ओर से दायर याचिका को 16 मई को खारिज कर दिया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद की प्रबंधनकर्ता अंजुमन मस्जिद कमेटी ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में पाया गया ढांचा फवारा है। दूसरी ओर हिंदू उपासक संरचना को शिवलिंग मानते रहे हैं। ये भी ध्यान दिया जा सकता है कि 5 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें डीजी एएसआई को अनिवार्य रूप से 21 नवंबर 2022 तक ये बताने के लिए कहा गया था कि अगर संरचना की जांच कार्बन डेटिंग प्रकृति की जांच के लिए इस्तेमाल अन्य विधियों से की जाती है तो उसे नुकसान होने की आशंका तो नहीं है या उम्र के संबंध में सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है। हालांकि 19 जनवरी को एएसआई ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे अदालत के सवाल का जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का और समय चाहिए, तो अदालत ने प्रार्थना की अनुमति दे दी और मामले को 20 मार्च 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था। ये साक्ष्य की एक प्रार्थना सितंबर 2022 में वाराणसी कोर्ट के समक्ष की गई थी। हालांकि उस स्थान की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के आदेश को ध्यान में रखते हुए इसे खारिज कर दिया गया था। शिवलिंग में पाए जाने का दावा ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दरमियान किया गया था। हिंदू उपासकों की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी कोर्ट ने कहा था, अगर कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की अनुमति दी जाती है और अगर शिवलिंग का कोई भी नुकसान होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। इससे आम जनता की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। तो वहीं मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह स्वामित्व मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। हिंदू सेना के अमीन सर्वे मामले पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी अपनी दलीलें रखी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की प्रार्थना पत्र पर अदालत ने पूर्व में निर्देश दिए थे। शाही ईदगाह के अमीन सर्वे निरीक्षण रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया था। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के ऐतराज पर अदालत ने अमीन निरीक्षण पर रोक लगा दी थी। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत में ये सुनवाई हुई। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया था। वहीं हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने यह आदेश दिया था। उस समय यह भी कहा गया था कि 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन उस आदेश के बाद से ही शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट द्वारा इसका विरोध किया गया। इस साल 2 जनवरी को उनके द्वारा आपत्ति भी दाखिल की गई थी। उस आपत्ति में कहा गया था कि कोर्ट ने अमीन सर्वे की जो बात कही है उसमें हमको ना कोई नोटिस मिला है और ना ही हमें कोई सुन रहा है। हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद ही कोर्ट कोई आदेश जारी करे। उस आपत्ति के बाद ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को कल न्यायालय में सुनवाई के लिए हाजिर होने के लिए कहा था। जो प्रार्थना पत्र दाखिल किए हैं, आज हमने 7-11 सीबीसी पर प्रार्थना पत्र दाखिल किया है और अमीन रिपोर्ट को निरस्त कराने की मांग भी की है और साथ ही ये भी मांग की है कि पहले ये तय हो जाए कि ये मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, क्योंकि वादी पक्ष जो है, वादी पक्ष को कोई अधिकार नहीं है इस मुकदमे को दायर करने का। वादी पक्ष स्थानीय भी नहीं, बाहर के हैं। दूसरे जिस लैंड की बात करते हैं 13 एकड़ 37 डेसिबल, वो उसके ऑनर भी नहीं है।
उसके मालिक भी नहीं, उसके स्वामी भी नहीं है, और दूसरे वो श्री कृष्ण जन्म ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं है। तो हमारा कहना उनसे ये था कि पहले ये तय हो जाए कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। तो हमने अपने प्रार्थना पत्र उसमें आज दाखिल किए, और वादी पक्ष की एक खासियत भी रही है, वो कभी भी नकलें पूरी नहीं देते हैं। एक नकल दे देंगे, बाकी नकलों को छिपा लेंगे। उन्होंने जो एक नकल और जो बड़ी अर्जेंट होनी थी वो उन्होंने दी नहीं हमें। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.